हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का जो है अध्ययन काफ़ी डिटेल्स के साथ कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। अगर इस चैप्टर में देखेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो औद्योगिकरण के बारे में दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है? तो देखिए क्या करा है, कहा है कि मानव श्रम के स्थान पर बड़ी संख्या में नई-नई मशीनों के प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाना, क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाना। कहने का मतलब क्या हो गया कि लोगों के स्थान पर, मज़दूरों के स्थान पर अगर कोई कार्य करने के लिए हम मशीनों का प्रयोग करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है? देखिए, वस्तुओं के उत्पादन में मानव श्रम की अपेक्षा मशीनों की जो भूमिका होती है, वह क्या होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है? इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़े बाज़ार की आवश्यकता होती है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूँजी निवेश, विस्तृत बाज़ार, परिवहन तंत्र एवं श्रम की भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएँ। नहीं, तो देखिए, क्या करा है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण जो है मशीनों एवं नए-नए यंत्रों का आविष्कार और दूसरा क्या है? इन फैक्ट्रियों में काम करने हेतु भारतीय मज़दूरों की उपलब्धता। ठीक है? अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन-कौन से थे? नहीं, तो 18वीं शताब्दी में भारत के उद्योग मतलब मुख्य उद्योग कौन-कौन से थे उसके बारे में जानेंगे। कहता है 18वीं शताब्दी में भारत के अधिकतर उद्योग जो है मुख्य उद्योग, गृह उद्योग के रूप में चलते थे। जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, तंबाकू उद्योग, गुड़ उद्योग इत्यादि। इसके बाद है औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए, इंग्लैंड का व्यवसायी वर्ग अन्य देशों के व्यवसायी वर्ग की अपेक्षा अधिक कुशल और साहसी था। व्यापार की उन्नति के लिए उनमें अधिक लगन और प्रेरणा थी। इंग्लैंड की सरकार भी व्यापारियों के कार्य में जो है सहायता देती थी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की सुगमता के कारण भी औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण निम्नलिखित है। तो औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो पहला कारण है वह क्या है? इंग्लैंड की आंतरिक स्थिति। तो कहता है इंग्लैंड जो है संसदीय शासन पद्धति के मतलब इंग्लैंड में जो है संसदीय शासन पद्धति की स्थापना हुई, जिससे जनसाधारण के अधिकार सुरक्षित हो चुके थे। राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार से मुक्त पाकर लोग आर्थिक विकास की ओर जो है अग्रसर हुए। नहीं, इसके बाद है देखिए मध्यम वर्ग का उदय। तो कहता है मध्यम वर्ग की क्रांति के फलस्वरूप नई व्यवस्था कायम हुई, जिसमें पुराने सामंती प्रतिबंधों से छुटकारा मिलने और उद्योगपतियों उद्योगपतियों के सख्ती आ जाने के कारण इंग्लैंड में जो है उद्योग धंधे जो है क्या उसमें क्या हुआ काफ़ी प्रगति हुई। यहाँ पर हाथ नहीं हुआ, ठीक है? थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर। उद्योग धंधे की जो है हुई काफ़ी प्रगति हुई। इसके बाद है पूँजी की अधिकता। तो कहता है इंग्लैंड का व्यापार पूर्वी और पश्चिमी द्वीप समूह से होता था। इससे इंग्लैंड को अधिक मुनाफ़ा प्राप्त होता था। मुनाफ़े की पूँजी का उपयोग लोग उत्पादन बढ़ाने में करने लगे। इसके बाद है वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग। तो कहता है इंग्लैंड जो है पेशेवर सिपाहियों के लिए युद्ध सामग्री तैयार करता था। सामानों की बढ़ती हुई माँग ने उत्पादन के तरीके और साधन में परिवर्तन को आवश्यक बना दिया था। इसके बाद है कृषि की क्रांति का प्रभाव, ठीक है? तो कहता है इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति होने का एक प्रमुख कारण यह था कि वहाँ ही सर्वप्रथम कृषि प्रणाली में परिवर्तन हुआ। खेती के अनेक तरीके अपनाए गए और उत्पादन में वृद्धि हुई। लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, उनकी आवश्यकताएँ बढ़ी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधों का विकास किया गया। अच्छा, इसी में क्वेश्चन है निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? नहीं, तो कहता है कि नए-नए मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बना माल हाथों द्वारा तैयार माल से सस्ता होता था। बड़े कारखानों के सामने कुटीर उद्योग जो है टिक नहीं पाए और पतन के कगार पर पहुँच गए। तो कुटीर उद्योगों को इस प्रकार पतन होने की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग निरुद्योगीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है?
चलिए इसके बाद उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो क्या करा औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। कैसे? इसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं या औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? ठीक है? कहता है देखिए किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेश का उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे हम लोग अर्थात भारत के लोग 1943 ईस्वी से पहले अंग्रेज का उपनिवेश था। ठीक है? उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। ठीक है? जैसे ब्रिटेन द्वारा भारत पर अधिकार जमा लेना, फ्रांस का हिंद चीन पर अधिकार जमा लेना आदि औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विस्तार भी नहीं, औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। औद्योगिकरण की सफलता के बाद उपनिवेशों की छीना-झपटी और विस्तार आदि घटनाएँ बढ़ने लगी। जहाँ उपनिवेशवादी मजबूत थे, वहाँ उन्होंने अपने को और मजबूत किया और अपने विरोधियों को भगा दिया या उन्हें कमज़ोर करने में लगे रहे। जिन यूरोपीय देशों के पास बड़े उपनिवेश थे, वे तो उसकी मजबूती में लगे थे और जिन देशों के पास छोटे उपनिवेश थे, वे उसकी मजबूती और विस्तृतीकरण में लगे थे। जिसके पास कोई उपनिवेश नहीं था, वह उपनिवेश की चाहत में परेशान था। असल में यूरोप राष्ट्रवाद के मद में इतना अंधा हो चुका था कि जिस राष्ट्र के पास नए उपनिवेश नहीं था, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। बड़े-बड़े उपनिवेशवादी को अधक दृष्टि से देखा जाता था। नहीं, उस समय जो देश किसी दूसरे देश पर उपनिवेश स्थापित किया था, उसे महान देश समझा जाता था। नहीं, ठीक है? इसके बाद है देखिए भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। अतः औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग तो बंद हो गए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी-बड़ी फैक्ट्री देशी एवं विदेशी पूँजी लगाकर खोली गई, जिसके कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। जिससे क्या हुआ? कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। कारखानों की स्थापना क्रम में सन 1830 से 40 के दशक में बंगाल में द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगा ली थी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 ईस्वी में बम्बई में डाली गई थी, जहाँ यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए थे। पारसी कब कावस जी, नाना जी दावर ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। ठीक है। सन 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। नहीं, और सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में देश की पहली मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया। सन 1918 में पहले पहल एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। ठीक है। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली थी। नहीं, अभी भारत में 7 स्टील प्लांट है। एक में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो हीरापुर में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो भद्रावती, कर्नाटक में है। ठीक है? राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में ही है। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में ही है। दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में है और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? बोकारो में है। ठीक है? इसके बाद है कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? नहीं, तो देखिए औद्योगिकरण के लिए जितने भी मशीनें बनी या जिनके बनने की कल्पना की गई थी, वे सब लोहे से ही बन सकती थी। इन मशीनों से काम लेने में कोयला की मदद ली जाती थी, अतः इन दोनों खनिजों कोयला और लोहा ने औद्योगिकरण को गति ही नहीं स्थायित्व भी प्रदान किया। ठीक है? इन दोनों खनिजों का लाभ उठाकर विश्व को अनेक सुविधापूर्ण वस्तुएँ प्रदान की गई। इसके बाद है औद्योगिकरण का परिणाम। तो देखिए औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ? तो नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योग का पतन हुआ, ठीक है? साम्राज्यवाद का विकास हुआ, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ, फैक्ट्री मज़दूर वर्ग का जन्म हुआ और श्रम पद्धति की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। तो देखिए क्या है? कह रहा है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित है। सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ? तो उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। नहीं, कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शीघ्र एवं अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। नहीं, इसके बाद है शहरीकरण। तो बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गाँवों में कुटीर उद्योग का पतन हुआ। फलतः रोजगार की तलाश में लोग
शहरों की ओर भागने लगे। नगरों का उदय व्यापारिक केंद्र के रूप में, उत्पादन केंद्र बंदरगाह बंदरगाह नगरों के रूप में हुआ। ठीक है, इसके बाद आर्थिक संतुलन है। तो कहता है औद्योगिक क्रांति से आर्थिक असंतुलन राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया। विकसित और पिछड़े देशों के मध्य आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती चली गई। औद्योगिकृत राष्ट्र और विकसित राष्ट्रों का खुलकर शोषण करने लगा। इसके बाद है बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास। तो क्या करा है देखिए, उद्योग एवं व्यापार में बैंक एवं मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। बैंकों के माध्यम से लेन-देन सुगम हुआ, चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग बढ़ गया। मुद्रा के क्षेत्र में विकास हुआ, धातु के स्थान पर कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसके बाद है कुटीर उद्योग का विनाश। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है औद्योगिक क्रांति के का नकारात्मक परिणाम हुआ था। कुटीर उद्योगों का विनाश, मुक्त व्यापार और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संरक्षणवाद के स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इसके बाद है नई सामाजिक वर्गों का उदय। तो औद्योगिक क्रांति ने मुख्य रूप से 3 नए वर्गों का जन्म दिया। प्रथम पूंजीवादी वर्ग, जिसमें व्यापारी और पूंजीपति शामिल थे। द्वितीय मध्यम वर्ग में कारखानों के निरीक्षक, दलाल, ठेकेदार, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि शामिल थे। ठीक है? तीसरा श्रमिक वर्ग, जो अपने श्रम और कौशल से उत्पादन करता था। अब इसी में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बुर्जुआ वर्ग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों को चलाने एवं उसी संबंधित अन्य अनेकों कार्यों करने के लिए वैज्ञानिक, सुशिक्षित, शिल्पी, कुशल प्रबंधक, मुनीब, वकील, प्रचार आदि की आवश्यकता पड़ी। ठीक है? इस आवश्यकता ने एक शिक्षित माध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो बुर्जुआ वर्ग कहलाया। कहने का मतलब माध्यम वर्ग को ही हम लोग क्या कहें? बुर्जुआ वर्ग कहें। ठीक है? इसी में है कि श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, तो क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है औद्योगिकरण के कारण श्रम पद्धति की शुरुआत जो है शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के कारण जो है श्रम पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है? कैसे हुई? तो देखिए, मज़दूर शहर में छोटे-छोटे घरों में रहने को बाध्य थे, जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष, सभी को खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता था। इस कारण गंदगी जो है बढ़ने लगी और लोग तरह-तरह के रोगों का शिकार होने लगे। ठीक है? मज़दूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ थे, चूँकि पूंजीपतियों द्वारा इनका बुरी तरह शोषण किया गया। इसलिए इन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष शुरुआत की और इस तरह स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने मज़दूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? नहीं, तो देखिए क्या करा है, औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक अब मज़दूर बन गए। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योग का जो विकास हुआ, ठीक है, संभव नहीं था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोज़गार बना दिया था। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों का जो जीवन है कष्टमय था। औद्योगिकरण ने मज़दूरों की आजीविका के साधनों को समाप्त कर दिया था। नहीं, ये दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद है न्यूनतम मज़दूरी कानून कब पारित हुआ? इसके क्या उद्देश्य थे? तो देखो, न्यूनतम मज़दूरी कानून 1949 ईस्वी में पारित किया गया था, नहीं? इसका उद्देश्य था कि मज़दूरों की उनकी क्षमता के हिसाब से मज़दूरी निश्चित हो, ताकि पूंजीपति जो है वर्ग उनका शोषण नहीं करने पाए, ठीक है? इसके इसके साथ ही उनके काम के घंटे भी निश्चित किए गए। न्यूनतम मज़दूरी इस हिसाब से निश्चित की गई कि जिससे मज़दूर अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छी तरह से कर सके। इसके बाद है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? तो देखिए, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य था देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे उचित दिशा देना। ठीक है? इसके बाद देखिए क्या है कि कुटीर उद्योग के महत्व एवं उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुटीर उद्योग देश के गाँव-गाँव में फैले रहते थे। नहीं, मतलब फैले रहते हैं। इसे स्थानीय लोग ही बनाते हैं और स्थानीय लोग ही खरीदते भी हैं। यहाँ-वहाँ मेले बाज़ारों में भी सामान बिक जाते हैं। ठीक है? एक स्थान की उत्पादित वस्तुएँ अन्य स्थान के लोगों को भी मेले में प्राप्त हो जाया करती है। कुटीर उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है, नहीं, वह सब जो है स्थानीय तौर पर ही प्राप्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए अधिक पूँजी की भी आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके लिए मज़दूर या कारीगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर के ही लोग मिलकर सामान बनाते हैं। ठीक है? कुटीर उद्योग के उत्पादन में घर के बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी बैठे-बैठे कुछ न कुछ काम कर देते हैं। ठीक है? कुटीर उद्योग की उपयोगिता है कि कुटीर उद्योग वाले लगभग उन्हीं वस्तुओं को तैयार करते हैं जिनकी आवश्यकता स्थानीय लोगों को रहती है। मिट्टी के बर्तन, कुदाल या कृषि के औजार स्थानीय रूप में ही तैयार हो जाते हैं। इसके ग्राहक भी स्थानीय किसान मज़दूर ही हुआ करते हैं, नहीं?
विवाह, श्राद्ध से लेकर उनके जो है धार्मिक कृत्यों में मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता होती है। कलश हो या दीपक, इसके लिए घी हो या तेल, सब जो है स्थानीय रूप में ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण औद्योगिकरण के युग में आज भी स्थानीय कारीगरों की जो है उपयोगिता बनी हुई है। ठीक है? इसके बाद है औद्योगिकरण ने सिर्फ़ आर्थिक ढाँचे को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त किया। कैसे? ठीक है? तो देखिए क्या है, औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने के उत्पादन शुरू शुरू हुए, जिनकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ लग गई। उपनिवेशवाद में जहाँ एक और तकनीक रूप से उपनिवेश कमज़ोर थे, किंतु कच्चे माल से समृद्ध थे, पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करते-करते उन पर अपना शासन जो है लाद दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का नियंत्रण स्थापित किया जाता था, अर्थात दोनों ही स्थितियों में कमज़ोर देशों पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित करना था। अपना आधिपत्य स्थापित करने के होड़ ने ही प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस युद्ध में सभी यूरोपीय देश तो परस्पर फँसे ही, एशियाई और अफ्रीकी देश भी बचे नहीं रह सके। युद्ध की समाप्ति के बाद अफ्रीकी देशों में तो कुछ बदलाव आया ही, ठीक है? और यूरोप का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। युद्ध की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रिया-हंगरी को बाँट दिया गया। ऑस्ट्रिया पर दबाव डाला गया कि वह हंगरी जो है चेकोस्लोवाकिया, युगोस यूगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को अपनी मान्यता दे। नहीं, ऑस्ट्रिया को कुछ ऑस्ट्रिया को कुछ अपने क्षेत्र में से इन देशों के साथ इटली को भी देने पड़े। बाल्टिक राज्यों में जो राज्य रूसी साम्राज्य के अंग थे, वे स्वतंत्र घोषित कर दिए गए। उस्मानिया साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन तथा इराक को हथिया लिया। सीरिया पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तुर्की का अधिकार जो है अधिकतर भाग यूनान और इटली को मिल गया। तुर्की को एक छोटा राज्य बना दिया गया। इसी बीच मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक क्रांति हो गई, जिससे खलीफा को सत्ता से हटना पड़ा और कमाल पाशा ने तुर्की को एक गणराज्य घोषित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ने राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त किया। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत अंतर्गत जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है? मिलान वाले प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है? तो देखिए शिपनिंग शिपनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था, वह हुआ था 1770 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार हुआ, वो किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। इसके बाद है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना 1891 कहते हैं 1851 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। ठीक है? इसके बाद है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो 1917 ईस्वी में भारत में सबसे पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता अभी कहा जाता है, पहले कलकत्ता ही कहा जाता था। ठीक है? इसके बाद है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ है वह 1914 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है देखिए, कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो कहता है कि भारत में टाटा इलेक्ट्रो पावर स्टेशन की जो स्थापना है, वह जो है 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। ठीक है? इसके बाद है देखिए, कहता है इंग्लैंड में मतलब सभी क्या करा, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो ये जो है 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नहीं, क्या करा है? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौ। इसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पिछला चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। क्या होगा इसका? 1920 ईस्वी में। इसके बाद है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री एक्ट है, वह जो है कब हुआ था? ये हो जाएगा 1881 ईस्वी, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका आंसर भी दिया गया है। नहीं, आप इसका आंसर देख सकते हैं।
इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे या रिक्त स्थानों को भरे। क्वेश्चन है सन 1938 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। सन में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। कब होगा? 1926 ईस्वी में। इसके बाद है न्यूनतम मजदूरी कानून कब मतलब डॉट डॉट होगा यहाँ पर ईस्वी में लागू हुई थी, तो क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी, तो क्या हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों के जो है एवं डॉट डॉट एवं मजदूरी को निश्चित किया गया, तो क्या हो जाएगा? काम एवं घंटे। अब यहाँ पे क्या है? मिलान प्रश्न और उसका उत्तर। तो देखिए इधर अ होगा, इधर क होगा। सबसे पहले क्या है? शिपनिंग जेनी ने फ्लाइंग शटल, पावर लूम, वास्प इंजन और शिपनिंग म्यूल है। यहाँ पर मिलान करना है। नहीं, तो शिपनिंग जेनी का क्या होगा? जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। फ्लाइंग शटल का क्या होगा? जॉन के। इसके बाद है पावर लूम, तो पावर लूम का क्या हो जाएगा? एडमंड कार्टराइट। इसके बाद है क्या है देखिए वास्प इंजन, तो वास्प इंजन का क्या हो जाएगा? जेम्स वाट और शिपनिंग म्यूल इसका क्या हो जाएगा? जो है सैमुअल क्रम्पटन, ठीक है। और इसका आंसर भी दिया होगा नीचे, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। ऐसे ही आंसर दिया है जैसे बताए, नहीं, तो इस प्रकार से यह चैप्टर भी काफ़ी डिटेल्स के साथ हम लोगों ने समाप्त किया। जय हिंद।